मॉर्निंग क्लास आचार्य सदस्य शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मुस्लिमकालीन शिक्षा। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था मुस्लिमकालीन शिक्षा होती क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आपको ये भी पता है कि मुस्लिमकालीन शिक्षा का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1200 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक का जो समय था वो मुस्लिमकालीन शिक्षा के नाम से जाना जाता है। देखिए, मुस्लिमकालीन शिक्षा की व्यवस्था, मुस्लिमकालीन शिक्षा की व्यवस्था भी और सभी शिक्षाओं की तरह ही थी। जैसे कि वैदिक में प्रारंभिक और उच्च में था, या बौद्ध में भी प्रारंभिक और उच्च में दो रूपों में बटी थी। उसी प्रकार से मुस्लिम काल में भी शिक्षा की व्यवस्था मुख्य रूप से दो में बटी थी, एक थी प्राथमिक शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा मीन्स प्राइमरी एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा में देखते हैं कि वहाँ की शिक्षा संस्थाएं कैसी थी। तो प्राथमिक शिक्षा की जो शिक्षा संस्थाएं थी वो क्या थी, मकतब, खानकाहें, दरगाहें। मतलब कि जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो मकतब में प्रदान की जाती थी। ठीक है, मकतब में प्रदान की जाती, प्रमुख रूप से मकतब में ही दी जाती थी। इसके अतिरिक्त खानकाहें और दरगाहों में भी शिक्षा दी जाती थी। और इसमें प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश कैसे होता था, जिस प्रकार से हमारा जो वैदिक में होता है उपनयन संस्कार, बौद्ध में होता है पवज्जह संस्कार, उसी प्रकार से मुस्लिम काल में होता था या मुस्लिम कालीन शिक्षा में होता था बिस्मिल्लाह खानी रस्म। ये एक ऐसी रस्म होती थी, इस रस्म के बाद ही बच्चा शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी होता था। ये कब होती थी, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। कहने का मतलब है कि जब बच्चा 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन का होता था तब ये रस्म करवाई जाती थी, बिस्मिल्लाह खानी रस्म। ठीक है, इसमें कुरान की कुछ आयतें बच्चों से कहलवाई जाती थी। ठीक है, तो ये एक रस्म थी जिसके तरीका माना जाता था कि वो प्राथमिक शिक्षा में अब प्रवेश किया है या वो शिक्षा वो ग्रहण कर सकता है। पाठ्यक्रम, तो प्राथमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम क्या होता था, वर्णमाला होता था, साधारण अंक गणित होता था। ठीक है, और कुरान की कुछ आयतें उनको कंठस्थ करवाई जाती थी, उनको कुछ पैगंबरों की कहानियाँ वगैरह सुनाई जाती थी जिससे उनका नैतिक विकास हो सके। और शिक्षण विधि मुख्य रूप से कंठस्थ थी। कहा जाता है कि जो कुरान की जो आयतें होती थी उसको बच्चों को शुद्ध उच्चारण करना जरूरी होता था, चाहे वो उसका अर्थ समझे या ना समझे, लेकिन शुद्ध उच्चारण जरूरी होता था, इसलिए उनको कंठस्थ करवाई जाती थी। इसलिए मुख्य रूप से इसमें क्या शिक्षण विधि थी, कंठस्थ विधि। दूसरा आता है उच्च शिक्षा। जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा अपनी कंप्लीट कर लेता था, पूर्ण कर लेता था, इसके बाद वो उच्च शिक्षा ग्रहण करता था। उच्च शिक्षा में जो हमारी शिक्षा संस्थाएं होती थी मदरसे, मतलब कि उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। ठीक है, मदरसा का अर्थ क्या होता था, जहाँ पे भाषण दिया जाता है, मतलब कि जहाँ पे शिक्षा के लिए भाषण दिया जाए, ज्ञान के लिए भाषण, वो स्थान मदरसा कहलाया। ठीक है, तो ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से भाषण विधि को ही माना गया था, तो शिक्षा संस्थाएं मदरसे में दी जाती थी। उच्च में मतलब प्राइमरी क्या होती थी, मकतब में दी जाती थी, लेकिन उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। उस टाइम के बहुत सारे मदरसे भी विश्व प्रसिद्ध थे। पाठ्यक्रम में लौकिक और अलौकिक, इसके पहले आपने पढ़ा है कि इसमें जो शिक्षा व्यवस्था थी वो क्या कहते हैं कि धार्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के विषयों को सम्मिलित किया गया था। तो लौकिक में भौतिक विषय, अलौकिक में आध्यात्मिक विषय, दोनों प्रकार के विषयों को सम्मिलित किया गया था। जैसे कि दर्शन, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, ये सारी चीज़ें अलौकिक में आती हैं। भौतिक, इतिहास, विज्ञान, गणित, ये सारी चीज़ें लौकिक में आते हैं। तो लौकिक और अलौकिक, आध्यात्मिक और भौतिक, दोनों विषयों को इसमें सम्मिलित किया गया था। शिक्षण विधि, मुख्य रूप से शिक्षण विधि में भाषण विधि, हम कह सकते हैं जैसे आज की व्याख्यान विधि, और क्या थी, मौखिक विधि। मौखिक विधि को ही अपनाया गया था। परीक्षाएं, मुस्लिम काल में जो उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी उसमें कोई निश्चित परीक्षाएं नहीं होती थी। किसी भी प्रकार की
परीक्षाएं नहीं करवाई जाती थी। उसमें क्या होता था, शिक्षक बच्चे का स्वयं मूल्यांकन करता था। शिक्षक जब किसी बच्चे का मूल्यांकन कर लेता था कि उसको अगली कक्षा में प्रोन्नति करनी है या नहीं, उसी पर ये आधारित होती थी। मतलब किसी भी प्रकार के आज की तरह कोई परीक्षाएं नहीं करवाई जाती थी। उपाधियां, तो उच्च शिक्षा में अनेक कोई लिखित किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी कुछ उपाधियां प्रदान की जाती थी। कैसी? जैसे जो साहित्य में पारंगत थे उनको क्या कहा जाता था, काबिल, और जो धर्मशास्त्र में पारंगत होते थे उनको कहा जाता था आलिम, और जो तर्क शास्त्र तथा दर्शन शास्त्र में पारंगत होते थे उनको कहा जाता था फाजिल। तो ये तीन मुख्य प्रकार से उपाधियां दी जाती थी, काबिल, आलिम और फाजिल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं शिक्षा संस्थाओं के प्रकार। कि मुस्लिम काल में विभिन्न प्रकार की, हम तो मानते हैं मुख्य रूप से कि मकतब और मदरसों में दी जाती थी, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत जगहों पे शिक्षा प्रदान की जाती थी। जैसे कि मकतब, खानकाहें, दरगाहें, कुरान स्कूल जहाँ पे कुरान की शिक्षा दी जाती थी, मदरसे, अरबी के स्कूल होते थे, ठीक है, अरबी भाषा का ज्ञान करवाया जाता, फारसी के स्कूल आदि होते थे। अब हम देखते हैं कि हमने जब ये पढ़ा कि मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में पूरा पढ़ते, तो हम ये मानते हैं कि आज तक हमने जितनी भी शिक्षा व्यवस्था पढ़ी है वो कोई भी पूरी तरीके से पूर्ण नहीं, उसमें बहुत सारी कमियां नजर आई। जैसे कि वैदिक में बहुत सारी कमियां थी जिनकी वजह से बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, बौद्ध दर्शन का उदय हुआ था, बौद्ध शिक्षा का उदय हुआ था। उसी प्रकार से मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत सारी कमियां नजर आई थी। पहले दिन शिक्षा के लौकिक पक्ष पर बल, कहीं ना कहीं मुस्लिम कालीन शिक्षा में लौकिक विषयों पर ज्यादा बल दिया गया था, भौतिक जीवन पर ज्यादा बल दिया गया। शिक्षा का उद्देश्य ही रखा गया था सांसारिक एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति। तो हम मानते हैं कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों ही आवश्यक है, दोनों का ज्ञान जरूरी है। केवल एक पक्ष पर ध्यान देकर हम अपने आप को कभी भी पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा के लौकिक पक्ष पर अत्यधिक बल देने के कारण ही इसकी आलोचना की गई है। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, हम कहते हैं कि स्त्री शिक्षा की बात तो हुई थी, लेकिन किसी भी प्रकार से ऐसी कोई संस्था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिलती थी जहाँ पे इनका कोई प्रमाण मिलता है कि स्त्री शिक्षा की व्यवस्था अच्छी थी। केवल जो उच्च घराने की लड़कियां होती थी उनके घर पर शिक्षा की व्यवस्था करवाई जाती थी। पर्दा प्रथा वहाँ का प्रचलन में था, इसलिए हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं स्त्री शिक्षा काफी दयनीय दशा में थी। प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा, तो मुस्लिम काल में प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई थी। केवल अरबी, फारसी, इन्हीं सारी भाषाओं को बढ़ावा दिया गया था, अन्य प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई थी। हिंदू शिक्षा की उपेक्षा, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम थे वो विदेशी थे, वो भारत में आकर अपना शासन व्यवस्था स्थापित किए थे, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए थे और अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन वो हिंदू शिक्षा की वो उपेक्षा कर रहे थे। ये सबसे बड़ी कमी है कि जिस देश में आकर वो अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं वहाँ की शिक्षा की व्यवस्था पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया था। कुछ ऐसे शासक थे जो कि हिंदू शिक्षा की व्यवस्था पर ध्यान दिए थे, उसकी संवर्धन की बात किए थे, लेकिन अधिकतर शासकों ने शिक्षा की उपेक्षा की थी। अगला है आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा। जैसे कि हमने कहा लौकिक पक्ष को उन्होंने ज्यादा बल दिया था, आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा की थी। लेकिन हम कहते हैं कि आध्यात्मिक और भौतिक, आध्यात्मिक और लौकिक दोनों विषय हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं। शिक्षा में स्थिरता का अभाव, किसी भी प्रकार की जो मुस्लिम काल थी वहाँ की शिक्षा में स्थिरता नहीं थी। स्थिरता इसलिए नहीं थी क्योंकि हमेशा वो शासक बदलते रहते थे, हमेशा वंश बदलते रहते, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, तुर्की वंश, या फिर क्या कहते हैं सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश। तो जो भी ये लोग थे वो अपने अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करते थे। तो इसलिए शिक्षा में किसी भी प्रकार की स्थिरता नहीं हो पाई। किसी एक व्यक्ति के हाथ में व्यवस्था न हो पाने के कारण, किसी एक वंश के अधीन शिक्षा न हो पाने के कारण शिक्षा में उथल पुथल रही। हमेशा शिक्षा की व्यवस्था में कुछ न कुछ बदलाव होते रहे, इसलिए हम मानते हैं कि शिक्षा में स्थिरता का अभाव था। दूसरा था व्यापकता का अभाव। हम ये मानते हैं कहीं ना कहीं जो मुस्लिम
शिक्षा थी वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार में लगी थी, अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगी थी, तो वो संकीर्ण थी, उसे व्यापक ज्ञान की उपेक्षा की थी। वो अन्य भाषाओं, अन्य देश की भाषाओं की या अन्य देश की साहित्य की उन्होंने उपेक्षा की थी, तो वो कहीं ना कहीं संकीर्ण हो गई थी वो शिक्षा व्यवस्था। कठोर शारीरिक दंड, मुस्लिम काल शिक्षा में कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। कहते हैं मुर्गा बनवाना, ईंट रखना, ये सारी व्यवस्था प्रचलन में थी, जो कि हम मानते हैं कि शारीरिक दंड अमानवीय है, अमनोवैज्ञानिक कहलाती है। छात्रों की विलासप्रियता, जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी इनका उद्देश्य ही था सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। हम शिक्षा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें भौतिक सुख चाहिए, ठीक है। तो भौतिक सुख से क्या हुआ, छात्रों की विलासप्रियता बढ़ती गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी कमी है। तो ये था हमारा मुस्लिम कालीन शिक्षा का ये टॉपिक, आज हम कंप्लीट हुए। आज हमने पढ़ा शिक्षा की व्यवस्था कैसे प्राथमिक और उच्च से दोनों रूपों में बटी थी। फिर हम पढ़ते हैं शिक्षा संस्थाओं के क्या प्रकार थे, कि कहाँ कहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती थी। फिर आगे हमने पढ़ा कि क्या क्या कमियां थी, ठीक है। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।